हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 5 करेंगे BS OG 173 का। तो ये बेसिकली चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही है। अगर आपने पहले वाली भी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप पहले ये देख लेना, उसके बाद जाके आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जाके जितनी भी वीडियोस अभी तक आई हुई हैं प्रीवियस ईयर चैप्टर्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वही सवाल कराए हैं जो अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी कुछ सवाल बन सकते थे, लेकिन टाइम कम की वजह से हमने जो है सिर्फ उतना तक ही सीमित रखा, क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो फिर ज़रूरत ही क्या है क्वेश्चन आंसर करने की। फिर पूरी बुक ही पढ़ लेंगे ना। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक या दो क्वेश्चन जो है मैंने एक बुक से कराया है, उसमें मतलब एक ही क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन जो है मिला के मैंने एक आंसर लिखा है सारा, ताकि आपको ईजिली कनेक्ट करना में आसान हो जाए। और जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखवाए हैं, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो करना आसान हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे आप इजीली चीज़ों को रिमेंबर रख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपका दिसंबर 2023 से मैंने लिया है। ठीक है, विकास के अध्ययन के लिए रोस्तों के ऐतिहासिक स्तरीय उपागम की चर्चा कीजिए। तो शायद आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, लेकिन क्या पता आपको इस चीज़ के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो कि भाई ये रोस्तों के इतिहास का जो स्तरीय उपागम का सिद्धांत है वो क्या है। तो यहाँ पे हम वही बात करने वाले, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट सा सवाल है और समझने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। आप अपनी बुक से पढ़ोगे तब भी दिक्कतें आएंगी। चैप्टर नंबर 5 से है ये, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सेम जो है आपको एक लाइन मिल जाएगी वहाँ पे, अब डार्क बोल्ड में। ठीक है, ब्लैक कलर की बोल्ड में एक लाइन मिलेगी, वहाँ पे रोस्तों के सिद्धांत लिख के मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये वॉल्ट, इनका नाम पूरा जो है ये है वॉल्ट विगमैन रोस्टो। ये एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, उसके अलावा 1960 में अपना आर्थिक मॉडल इन्होंने जो है दिया है, उसमें 5 चरण इन्होंने जो है बताए हैं। कौन कौन से, नीचे लिखे हुए हैं सारे 5। आर्थिक मॉडल का सिद्धांत है। ठीक है, आर्थिक मॉडल दिया है। बेसिकली कोई भी कंट्री जब वो विकास करती है तो उसको एक मॉडल चाहिए होता है कि भाई कैसे विकास करते हैं। तो बेसिकली जो है इन्होंने एक ऐतिहासिक मॉडल दिया है, काफ़ी पुराना है ये, अब जो है यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि अब हम लोग सब अपग्रेड हो चुके हैं, ये सब चीज़ों का हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी एक, अगर हम इसको पढ़ने के रूप में ले कि विकास के लिए सबसे पहला मॉडल या सबसे अच्छा मॉडल जो है वो हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहला इसका जो मॉडल का सिद्धांत जो पहला जो बताता है, जो चरण है जो पहला, वो है पारंपरिक समाज। ठीक है, स्टेज, पहला स्टेज है पारंपरिक समाज। हम पुराने होते हैं पहले। ठीक है, यानी कि जब हम पुराने थे तब की बात करता है। उसके बाद फिर हमने एक और चीज़ अपग्रेड की कि भाई उड़ान भरने से पहले कुछ शर्तें हमने देखी। देखो, कभी भी आप कुछ भी काम करोगे तो उससे पहले आप सोचोगे कि यार इसमें समस्या आ सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, आप फेल भी हो सकते हो, क्या पता आप पास भी हो जाओ। पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है हमारे पास होने की किसी भी चीज़ में। ठीक है, सक्सेसफुल होने की, लेकिन हम भर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं उस काम को। तो इसलिए उड़ान भरना हमने कर दिया वो काम। ठीक है, शुरू कर दिया। अब जो भी आप करते हो नॉर्मल लाइफ में, आप जॉब करते हो या कोई और आप स्टडी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, साथ साथ में आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है। वैसे ही जो है हमें यहाँ पे भी लेके चलना है कि भाई उड़ान भर ली, उसके बाद हमारे अंदर क्या है, मेच्योरिटी पैदा होती है सब्जेक्ट को लेके, हम चीज़ों को पढ़ते समझते हैं। ठीक है, वैसे ही अर्थव्यवस्था के अंदर भी होता है, विकास के लिए भी होता है। हम विकास को जो है पहले डिस्कवर हम चीज़ों को करते हैं। ठीक है, जैसे कि बल्ब का आविष्कार मैंने आपको पहले बताया है, बार बार एग्जाम्पल, सस्ता एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको ईजी समझ में आ जाता है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं यूज़ करता हूँ। तो मैच्योरिटी आती है, यानी कि आप बल्ब का आविष्कार करते हो। ठीक है, उड़ान भरने में मतलब बल्ब का आविष्कार किया आपने, उसके बाद आप उसमें इनोवेशंस करते हो। ठीक है, यानी कि उसके अंदर आप क्या करते हो, नई नई चीज़ें पैदा करते हो, परिपक्वता लेके आते हो उसमें और अच्छा बनाते हो उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद जो 5वां सिद्धांत है, ये जो चरण है, स्टेज है, वो है उच्च जन उपभोग की उम्र। कहने का मतलब कि भाई पहले जनसंख्या कम हुआ करती थी। ठीक है, तो लोगों की आकांक्षाएं कम थी, उनकी यूसेस जो यूज़ करते हैं लोग चीज़ों को, वो कम था। अब जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करना। ठीक है, उनकी जो मेन नीड्स है वो पूरा करना पहले, उसके बाद जो और एक्स्ट्रा नीड्स है उनको पूरा करना। ठीक है, मेन नीड्स क्या है हमारी, खाना वाना, घर, कपड़े, ये सब हमारी मेन नीड्स है। उसके अतिरिक्त जो हमारी नीड्स है वो क्या है कि भाई गाड़ी खरीदनी है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, ये जो है हमारी एक अलग नीड्स के अंदर आता है। ठीक है, नॉर्मली जो गाड़ी है वो तो सबके पास है, वो नीड है हमारी, हो गई है गाड़ियाँ चलाना, गाड़ियों को मतलब गाड़ियों को रखना, ट्रैवल करना, क्योंकि बिना गाड़ियों के हम लाने कहीं भी जा नहीं सकते। ठीक है, बसेस जो है इतनी हमें अभी भी सही नहीं लगती है, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत बेकार है बसेस की, और काफ़ी चोरी वगैरह भी होती है, तो लोग जो है अपनी ही व्हीकल्स प्रेफर करते हैं कहीं जाने के लिए। तो ये जो है क्या है, उपभोग जो है ये बढ़ जाता है हमारा।
चीज़ों को लेके। तो क्या है, ये दिखाता है कि जो कंट्री है वो विकास करने के लिए तत्पर है, आर्थिक मॉडल जो है वो नया वहाँ पे लेके आ रही है। ठीक है, नई चीज़ों को हम यूज़ करना शुरू करते हैं, नई चीज़ों को अपनाते हैं, तो इसी को हम 5 चरणों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आशा करता हूँ आपको अभी तक समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है इसके अंदर। ठीक है, इनको अभी मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है नीचे कि भाई जो रोस्टो है, रोस्टो के इस मॉडल को विकास क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाया गया है। ठीक है, विकास क्षेत्र, जब भी आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे इस मॉडल को फॉलो किया जाता है। किसी क्षेत्र की बात करते हैं यहाँ पे कि भाई कोई क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनडेवलप जो है एरिया है और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अनडेवलप है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आप उन लोगों पे ध्यान फोकस करोगे कि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए। बेसिक नीड्स में आप खाना, घर, रहने का जो व्यवस्था है वो आप करोगे, जो पानी वगैरह है, जो और मेन चीज़ें हैं वो आप पूरी कराओगे। उसके बाद हमारा ध्यान जाएगा एजुकेशन पे, हेल्थ पे। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे जाएगा, फिर हम वहाँ पे बड़े बड़े पूल्स बनवाएंगे, बड़े बड़ी जो है मशीनें लगवाएंगे ताकि फैक्ट्रियाँ हों, वहाँ पे लोगों को जो रोज़गार मिले। ठीक है, उसके अलावा बसेस, ट्रेन, मेट्रो, हर एक चीज़ जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो ये क्या है, विकास मॉडल है कि शुरू से हम जो है चीज़ों को शुरू करना प्रारंभ करते हैं काफ़ी छोटे लेवल पे कि भाई पहले बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये जो है इनका एक मॉडल है। इसका मकसद देशों की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है किसी भी देश की वो आधुनिक हो जाए। ये ना हो कि भाई पुराने ढर्रे पे चल रही है, पारंपरिक है, सिर्फ पुरानी चीज़ों को हम फॉलो करे जा रहे हैं, वही जो पहले हमारे पूर्व बता के गए हैं कि भाई ऐसे चलाओ घर को, हम वैसे ही चला रहे हैं। तो नया तरीका, क्योंकि नया ज़माना है तो उसके हिसाब से जो तरीका है वो भी नया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है रोस्टो के सिद्धांत के ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे ऐतिहासिक स्तर के बारे में, है ना। ये जो सवाल पूछ रहा है आपका ऐतिहासिक स्तर उपागम पूछ रहा था, लेकिन हमने सब कुछ बात की है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि कुछ भी जो है आप पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, और आपको ना भी पूछे, ऐसा ही पूछे सेम, फिर भी आपको पूरा आंसर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ना चाहते हुए भी आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपका जो 4 पेजेस का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 मार्क्स का आता है ये सवाल और 4 पेजेस आपको भरने पड़ते हैं, तो ये आपको भरना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आता है इनके बारे में आप इनको याद कर लोगे, उनके बाद आपको इसको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना होगा, बस इतना रह जाएगा आपका काम। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम इसके ऐतिहासिक स्तर जो है, ऐतिहासिक और राजनीतिक स्तर है, उपागम है, संदर्भ है, उसके बारे में बात करते हैं। इस सबसे पहला इसमें है ये कि जो रोस्टो है ये एक दक्षिणपंथी व्यक्ति है और कम्युनिस्ट का विरोध करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट चीज़ें हैं उसका विरोध करते हैं। कहने का मतलब कि भाई सरकारें नहीं होनी चाहिए, बाज़ार को फ्री छोड़ दो ताकि बाज़ार खुद के निर्णय खुद ले। ठीक है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का काम हो। ठीक, तो ये इनका एक तरीका है। जैसे कि रशिया था उस समय पहले, तो अभी भी वैसा ही है वो, तो कि वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट जो है, समाजवादी जो है व्यवस्था आपको देखने को मिलती थी। तो वो क्या था, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, तो उसका विरोध करते हैं रोस्टो। उन्होंने अपनी सिद्धांत को औद्योगिक और शहरीकृत पश्चिमी पूंजीवादी देशों के आधार पर तैयार किया। तो अपना जो सिद्धांत था तैयार कैसे किया, जो पश्चिमी देश थे यानी कि यूरोप है, अमेरिका है, इनको देख के अपना एक मॉडल तैयार किया कि भाई यहाँ का जो एक स्टेबिलिटी है बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि सरकार के हाथों में कुछ चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है प्राइवेट होती हैं, यानी खुद में खुद लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ठीक है, और जो कंपनियां हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई करती है। पूंजीवाद में तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हमारी कंट्री है तो पूंजीवाद है यहाँ पे भी, वैसे तो दोनों है। ठीक है, समाजवाद भी है, पूंजीवाद भी है। जैसे कि अमेरिका के लेके चलते हैं, अमेरिका पूरी तरह से पूंजीवाद है, वहाँ पे सब कुछ जो है कंपनी अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेती है कि भाई लोगों की डिमांड क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सप्लाई भी होती है चीज़ें। अब सरकारी में क्या होता है कि भाई समाजवाद में होता है कि जैसे कि आप सरकारी नौकर देखते हो तो वो क्या है, अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब उनका मन करता है काम करने का करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नौकरशाह जहाँ होता है वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जहाँ पे नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं वो प्राइवेट होंगे, तो उनको डर रहेगा कि कभी मुझे काम से निकाल ना दे। ऐसा सरकारी में नहीं होता है, इसलिए जो वर्कर्स होते हैं गवर्नमेंट वो धांधली करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, और यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ है जॉन एन कैनेडी, तो ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। प्रशासन में एक कर्मचारी के रूप में रोस्टो ने जो है काम किया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई इनका जो है एक जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल रूप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली काम भी किया है।
कैनेडी के साथ में, ठीक है। एक कर्मचारी के रूप में काम किया है, यानी कि सरकारी नौकर समझ सकते हो आप इनको। तो इसलिए इनको एक अच्छा खासा एक नॉलेज है पूंजीवाद के बारे में। और ऑस्लो के मॉडल कम्युनिस्ट रूस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी यही वाला कि रूस जो है, रशिया, ठीक है, अभी रशिया लिख सकते हैं इसको, रशिया जो है इस पे प्रभाव पड़ा है अमेरिका का, ठीक है, सॉरी, अमेरिका का रशिया पे प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आपको पता है जो वर्ल्ड वॉर था, यानी कि जो शीत युद्ध था जिसकी हम बात करते हैं, हमने पढ़ा बचपन में बहुत ज़्यादा शीत युद्ध के बारे में, इसी को पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं। तो शीत युद्ध के समय में क्या हुआ था, अमेरिका जीत क्यों गया, क्योंकि इसकी जो नीति थी वो पूंजीवादी थी, ठीक है। और सब कुछ जो काम था, जो निर्णय थे, वो जो प्राइवेट वर्कर्स हैं, जो पूंजीपति है, वो अपने आप ले रहा था अपने हिसाब से। और जो सरकार थी वो सैन्य प्रशासन जो है उस पर ध्यान दे रही थी देश चलाने पे, ना कि हर एक चीज़ में। और जो एम्प्लॉयबिलिटी है वहाँ पे सरकारी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट काम करोगे तो वहाँ पे आप बने रहोगे, अदरवाइज़ आपका पत्ता कट जाएगा। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। रशिया के जो सरकारी कर्मचारी थे वो फ्रॉड कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, जैसे कि हमारे इंडिया में भी होता है, जिसकी वजह से ये बर्बाद हो गया, ठीक है। इसके खुद ही के लोगों ने इसकी बुराई करना शुरू कर दिया कि भाई देखो अमेरिका कितना आगे पहुँच गया है। और जो यूरोप है, ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी का जो 2 भाग कर दिए गए थे, तो एक भाग जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पूंजीवाद था। लेकिन साम्यवाद में, समाजवाद में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए रशिया पर जो है अमेरिका का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये आज की वीडियो है, छोटी सी बनाई थी 2 पेज की, और इसको जो है आप एग्ज़ाम में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ही था इसके अंदर, इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला इसका, क्योंकि एक सिद्धांत होता है ना जो बहुत ज़्यादा, इसको लंबा नहीं कर सकते हम, ठीक है। आप जो है थोड़े बहुत हिस्ट्री वगैरह जो है बुक से आप देख लेना, 1-2 पॉइंट अगर आपको और मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री वगैरह भी लिखी हुई है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, सॉरी, जिसको शीत युद्ध बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर थर्ड तो हुआ ही नहीं कभी, शीत युद्ध के रूप में उसको देखा गया है। तो वो भी वहाँ पे ऐड किया गया कि भाई कैसे कैसे जो परिस्थितियाँ हैं वो बनी, जिसकी वजह से सिद्धांत जो है आपको देखने को मिला है। क्योंकि ये थर्ड जो वर्ल्ड वॉर होने वाला था, यानी कि शीत युद्ध, उसके बाद ही जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जितना भी आपको सीखने को मिला है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।